हेलो बच्चों, माई सेल्फ बलराम सिंह, केमिस्ट्री प्रोफेसर, जम्मू विद्यापीठ। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आज बच्चों हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नीट 2025 से रिलेटेड क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। तो बच्चों आज उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, क्या एक स्ट्रेटजी बनाएं जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हो जाएं और कहीं पर भी एरर ना आए। तो पहले तो इसमें समझते हैं कि इनऑर्गेनिक पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो पहले देखते हैं कि पोर्शन वाइज बच्चों केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो जो सेक्शन है हमारा फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 35%, ठीक है। फिजिकल भी ऑर्गेनिक, फिजिकल 35% और ऑर्गेनिक भी आपका 35%। ऑलमोस्ट ये थोड़ा 1-2% इधर उधर हो सकता है। और इनऑर्गेनिक पोर्शन बच्चों लगभग 30% जो है पोर्शन कवर करता है। 1-2% इधर उधर हो सकता है, ये कोई एनटीए का डेटा नहीं है क्योंकि वो पूरा केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक का परसेंटेज, ये जो पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उस बेसिस पर हम लोग ये एक गेस करते हैं कि भाई इतना पोर्शन यहाँ से कवर होता है। तो अब अगर 30% हमारा इनऑर्गेनिक कवर करता है तो इनऑर्गेनिक से बच्चे के अंदर एक डर होता है कि हम इसको कैसे अच्छा करें। डर रहता है क्यों, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, फिर वहां पर एक्सेप्शंस आते हैं। तो इन्हीं सबको लेके एक हम लोग एक अच्छी स्ट्रेटजी की बात करेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, चीज़ों को समझिए और उसी कंसेप्ट्स को फॉलो करके नीट 2025 में इनऑर्गेनिक को बहुत ही स्ट्रांग आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक तो आपको हमने वेटेज बता दिया कि इसका वेटेज है कितना, 30%, राइट। अब अगर हम इसे चैप्टर वाइज बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले टच में रहिए। इससे जितना ज़्यादा आपका प्यार होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले देखें कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो अगर हम सबसे पहले बोलें तो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो बच्चों यहां से कम आप 4 से 5 क्वेश्चंस यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, राइट। इसके बाद बच्चों अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंस है। और बच्चों यहां से आप मान के चलें कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में कवर होता है। तो पहले हम देखें कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, राइट। इसके बाद बच्चों एक चैप्टर हमारे पास आ जाएगा पीरियोडिक वाला पार्ट। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी जो आप देखेंगे एलिमेंट्स में, इससे आप ज्यादा तो नहीं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन, रेयर होगा कि 3 आए, अदरवाइज चांस यही रहता है कि 2 क्वेश्चन रहे, बट हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर हम कहें पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में आप अब पहले और अब में थोड़ा सा चेंजेज है सिलेबस में, पहले आप ये बात को कंफर्म करें, ठीक है। पी ब्लॉक में पहले हम लोग कंपाउंड्स भी पढ़ते थे, बट अभी कंपाउंड्स नहीं, एक जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं उसी से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। यहां से बच्चों आप 4 से 5 क्वेश्चन पूरे पी ब्लॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर बच्चों और हम कहें तो हमारे पास आएगा डी एंड एफ ब्लॉक। अब डी एंड एफ ब्लॉक को अगर हम कंसीडर करें तो यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि डी एंड एफ ब्लॉक का कुछ पोर्शन जैसे हमारा रिडॉक्स में भी कवर हो जाता है, राइट। जैसे टाइट्रेशन वाली बात है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो इसका कुछ पार्ट हमारा रिडॉक्स में भी रहता है, यहां भी रहता है, तो वो कॉमन है। अगर हम प्योर फिर डी ब्लॉक की बात करें, रिडॉक्स को हटा दें, राइट। तो बच्चों यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर से 1 से 2 क्वेश्चन। अगर आप उनको भी कंसीडर कर लेते हो रिडॉक्स वाले पार्ट से तो फिर वो फिजिकल में हम लोग कम कर लेंगे ना। तो यहां से 1-2 क्वेश्चन। अब ये जो ओवरऑल अगर आप हम कहेंगे तो यहां पर बच्चों आपको ओवरऑल 14 से 15 क्वेश्चंस के चांस रहते हैं।
पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया चैप्टर वाइज कि हमें कौन से चैप्टर्स पे कितना ध्यान देना है, बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपको हमने बताया बच्चों। अब स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है, ये उनका क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर पढ़ाते समय आपको बताते हैं, स्टार भी बनवा देते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो क्लास नोट्स हमारा एक जो टच में रहता है उसको हम लिखते हैं, खुद बनाते हैं, तो वो जो नोट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रायोरिटी आपको किसे देनी है, क्लास नोट्स को। जब हम क्लास नोट्स को पढ़ लें तो इसके बाद बच्चों हमें ध्यान देना है कि पहले कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से किस टाइप के पूछे गए हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक आप कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे फिर भूलेंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूलेंगे। तो इसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि हम भूले नहीं। इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हम पीवाईक्यूज पे ध्यान देंगे, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसको और ज्यादा प्रैक्टिस में लाने के लिए हम डीपीपी और मॉड्यूल्स को सॉल्व करते हैं, राइट। डीपीपी और मॉड्यूल जितना सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो हमारा थ्योरी कंसेप्ट है वो अपने आप हमको लर्न होने लगेगा, ठीक है। ये काम करने के बाद जब आप मॉड्यूल सॉल्व कर लें, डीपीपी सॉल्व कर लें, पीवाईक्यू कर लें, और इसमें जो भी डाउट्स बने उसे हमें कलेक्ट नहीं करना है। उसे ऐसा नहीं कि आप उसे इकट्ठा करते जा रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि हम एक साथ पूछेंगे, नहीं। आपको जो भी डाउट आए, आप जो टीचर से आप पढ़ रहे हो जिस भी ब्रांच पे, वहां पर टीचर से आप तुरंत उस डाउट को क्लियर करिए, राइट। ये कंप्लीट करने के बाद आपको आना है बच्चों एनसीईआरटी पर। आप मान के चलिए कि अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। साथ साथ आप समझे कि नोट्स के साथ हमें एनसीईआरटी को जरूर यहां पर कवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। इस पोर्शन में इनऑर्गेनिक में आप कुछ करें ना करें, एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें। अब बच्चों एक मन में रहता है कि भाई हमें रिएक्शंस कैसे याद होंगे, रिएक्शंस कैसे याद होंगी। तो इसके लिए नॉर्मल सी बात है कि इस काम में जब भी आप एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं जो आपका सिलेबस पार्ट है, रिलेटेड को हटा देना है। तो रिवाइज सिलेबस भी आपको माइंड में हमेशा रखना है। तो उन रिएक्शंस को आप क्या करें, जब भी पढ़ें तो एक बार जब आप रीडिंग कर लें तो आप खुद एक रफ कॉपी लीजिए और उसमें लिखने की प्रैक्टिस करिए। उसको लिखते जाइए, देखते जाइए, जहां भी आप किसी पॉइंट को मिस कर रहे हैं फिर आप बुक ओपन करिए, नोट्स ओपन करिए, वहां से देख के फिर से आप लिखिए। लेकिन एनसीईआरटी आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इधर उधर और नहीं देखना है, इन पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब अगर हम कुछ और पॉइंट्स आपसे कहें बच्चों, तो इसमें जैसे एक्सेप्शंस की बात आती है। अक्सर बच्चा बहुत डर रहा होता है कि भाई एक्सेप्शंस इतने ज्यादा इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस है। तो बच्चों एक्सेप्शन नहीं, आप उसको भी कंसेप्ट से बोल दिए, ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें कि बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमें फिर पता चला कि सर जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ज्यादा होगी फ्लोरीन से। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। अब क्यों ज्यादा हो गई बच्चों, आपने डिटेल में पढ़ा है। तो जहां जहां ऐसे कंसेप्ट्स हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लो, है ना, जहां भी आप एटॉमिक साइज की बात कर लो, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, 3D सीरीज कॉन्ट्रैक्शन है, तो ऐसे पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए। और जब भी आप रिवीजन करें तो उन पॉइंट्स को हमेशा देखकर ही एग्जाम में जाएं। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट में उसको देख के जाइए। जब आप उस पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो जो जनरल ट्रेंड के साथ साथ हमारे ये पॉइंट्स अपने आप ठीक होते जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, है ना, प्रॉपर्टीज का, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का, फिर आपको पी ब्लॉक में जाओगे तो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज का, और उसके अंदर लिखा हुआ है डेटा। अब वो जो वैल्यूज लिखी है वो नहीं याद करनी आपको, ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप बैठ के याद कर रहे हो हर एक एलिमेंट का, हर एक मॉलिक्यूल का, नहीं। आपको वो सीक्वेंस याद करना है। तो एक जनरल ट्रेंड जो दिया हुआ है उस सीक्वेंस को आप सेट करिए। वो जो डेटा गिवन है टेबल में, उस टेबल के डेटा को आप देखते हुए एक आप उसका सीक्वेंस बना लीजिए, और उन सीक्वेंस को एक साथ सभी पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज हैं सब एक साथ कर लीजिए।
जितना भी मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट है, हर एक मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट को एक साथ उस सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है, कहाँ कहाँ पे लग रहा है, वो सारी चीजें जब आप एक साथ सेट कर देंगे तो आपको फिर पूरे पी ब्लॉक में फिर उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब जब ये बात हो जाए बच्चों, तो हमें एक और बात ध्यान रखनी, कभी हम जब सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके टच में ही नहीं होते हैं कि भाई हम कौन से सिलेबस हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, हम सब कुछ पढ़ते रहते हैं हमेशा। एक तो आप जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसको यूज करिए, है ना, पुरानी एनसीईआरटी नहीं लेनी है, आप जो अपडेटेड न्यू एनसीईआरटी है उसको लीजिए और अपडेटेड सिलेबस को पढ़िए। अब यहाँ पर बच्चों एक एडेड सिलेबस में एनालिटिकल केमिस्ट्री आ चुका है, ठीक है, तो पूरे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में अगर हम आपसे कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो एक क्वेश्चन वहां से भी बनने का चांस रहेगा, साल्ट एनालिसिस से, राइट। तो ये पोर्शन नया ऐड हुआ है, आपको पता है, ठीक है, तो इसको भी हमें टच में रखना है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर जब हम अभी जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, सपोज अभी हम अक्टूबर मंथ में आ गए, तो धीरे धीरे जैसे और टाइम बढ़ेगा, फेस्टिवल आएगा, तो हम क्या करते हैं बच्चों, फिर हमें लगता है कि अब हमारे पास नीट बिल्कुल पास आ गया, तो हम घर पे बैठ के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस भी ब्रांच पे बच्चे आप पढ़ रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास में अटेंडेंस हमेशा 100% रखनी है, राइट। दूसरा पॉइंट, टेस्ट। जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो क्लास अटेंड करना और टेस्ट अटेम्प्ट करना, ये दोनों उस प्रिपरेशन का पार्ट है। अब हम इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, कभी कोई बच्चा होता है कि क्लास को अच्छे से अटेंड करता है, वो टेस्ट को मिस करता है। कोई बच्चा कहता है हम भाई क्लास करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे। एक है टेस्ट देने आ रहा है लेकिन बाकी सब पढ़ाई सब बैठ के घर पे कर रहा है, तो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। तो जिस भी ब्रांच पे बच्चों आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया है, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन किए हो तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उसको ओवरऑल आपको 100% फॉलो करना है, जिससे कि आपका बैकलॉग नहीं आए, राइट। अब इन सब बात को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना कितना चाहिए प्रैक्टिकली। एक ऐसा होता है कि ड्रॉपर बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो उसे ये नहीं लगता कि भाई हमें हमारे लिए कितना सफिशिएंट आ रहा है, कितना देर पढ़ना चाहिए। तो सभी बच्चों का जो एक एवरेज, अगर हम स्टडी आवर की बात करें नॉर्मल सभी बच्चों के ब्रेन के अकॉर्डिंग उस तरीके से, तो एक एवरेज जो स्टडी आवर है वो बच्चों घर पे कम से कम 6 to 8 आवर डेली आपको पढ़ना है। और बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा कि आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके साथ बॉटनी लगा लें, और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ जूलॉजी यूज कर लें। ये अपने अकॉर्डिंग भी आप सेट करते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ये एक मेरा आपको सजेशन है, राइट। दूसरा, एक आपको टारगेट बनाना है कि हमें आज कितना इसमें पढ़ना है, तो डेली का टारगेट बनाइए। अक्सर क्या होता है कि हम पूरे वीक का या पूरे मंथ का एक टाइम टेबल सेट कर देते हैं और फिर वो नहीं फॉलो होता है, तो फिर हमें लगता है कि नए तरीके से बनाएं, और ये सब करते करते 4 to 5 डेज हम फिर निकाल देते हैं। तो आप डेली बेसिस का टारगेट करिए और सोने से पहले उसका इवैल्यूएशन कीजिए कि आपने कितना उस पर काम किया और कितना आपका बाकी रह गया। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करते हैं बच्चों, तो आप 100% 2025 में डॉक्टर बनने वाले हैं, और मेरा आप सभी को बेस्ट विशेष होगा कि आप 2025 में डॉक्टर बने। और ये सब वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, तो इसको आप दूसरे भी बच्चों के साथ शेयर करिए, उनको भी एक आइडिया लगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन चीजों को हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। कुछ और बात अगर हम कहें तो बच्चों, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है जो बच्चा अक्सर करता रहता है। एक तो पॉइंट है कि आपको मल्टीपल सोर्सेस का यूज नहीं करना है। अक्सर किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई हमको जो है ये वाले बुक बहुत अच्छी लग रही है, इसमें बड़ा अच्छा लिखा है। अब आप क्लास नोट्स को फॉलो कर रहे थे, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, जो हमने अभी बताया, आपने वो सब स्किप किया, किसी और बच्चे ने बोला तो आपने कहा कि चलो हो सकता है ये अच्छा है। तो आपको ये काम नहीं करना है। आप जो किसी एक बुक पे, या हम कह रहे हैं कि जो क्लास नोट है एनसीईआरटी है, इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पकड़ना है, तो अवॉइड करिए। मल्टीपल सोर्सेस को नहीं यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। दूसरा, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा सिलेबस है, उसमें आप लिमिट मत सेट करिए, उसको बार बार पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, तो उसको बार बार आप रीडिंग करते रहिए। अब जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है कि भाई ये तो सब थ्योरी ही है,
तो इसको थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, पॉइंट्स तो अपने आप याद हैं। तो बच्चे जब हम PYQs DBP ये सब सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होता है, जो पॉइंट हमारा ब्रेन लैक कर रहा होता है वो उसको उस समय स्टिक हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है। स्पेशली ये मैं कहता हूं कि जो भी नीट स्टूडेंट है ये सबको ये काम करना चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं स्किप करना भाई, ये सारे सब्जेक्ट में आपको ये काम करना है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये हमारा QR कोड स्कैन करें और इससे रिलेटेड आप चैनल्स पर जुड़ सकते हैं। इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जो भी दूसरे बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें और माय बेस्ट विशेस कि आप 2025 में डॉक्टर बने, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों।